पेंशनर्स हैं उनके लिए काम कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। 27 राज्यों में हमारी यूनिट्स हैं और 5-7 साल से हम लोग बराबर निरंतर संघर्ष कर रहे हैं कि हमारी जो है न्यूनतम पेंशन जो है मिनिमम पेंशन वो 7,500 रुपये महीना उस पर दिए और पति पत्नी को फ्री मेडिकल सुविधा दी जाए। इसके लिए हमारा संघर्ष चल रहा है और हम लोगों ने देश भर में सारे सांसदों को इसके लिए ज्ञापन दिया है अपनी मांगों के संबंध में। कई बार लोकसभा राज्यसभा में हमारे मुद्दे उठे हैं और स्टैंडिंग कमेटी की अभी मीटिंग हुई है 20 अप्रैल को, उसकी हो सकता है इसी मानसून सत्र में रिपोर्ट आए और उसके बारे में कुछ निर्णय लिया जाए। तो कई साल से इतना प्रयास करने के बावजूद सरकार ने अभी तक कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया है या कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया है कि जो हम लोगों को लगे कि हमारी मांगें पूरी हो रही हैं, जबकि 200 पेंशनर पर डे उनकी डेथ हो जाती है इसी आस में कि हमारी पेंशन बढ़ेगी। तो उसके लिए हमारा मुख्यालय जो है बुल्डाना में है। बुल्डाना से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी आए हुए हैं और राष्ट्रीय महासचिव बीरेंद्र सिंह राजावत जी हैं, ये भी बुल्डाना से ही आए हुए हैं। रमेश बहुगुणा जी हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, ये दिल्ली से हैं। मैं राजीव भटनागर चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ यूपी का। आप SK शर्मा जी हैं, दिल्ली के चीफ कोऑर्डिनेटर हैं और ये BS राणा जी हैं जो हमारी सेंट्रल कमेटी इसके मेंबर हैं दिल्ली की। तो हम लोग आज इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए कि आप सबका सहयोग चाहिए, हमारा मुद्दा जोर शोर से उठे और जो वृद्ध पेंशनर्स हैं उनकी मांग पूरी हो। आपके एक डिटेल जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी और वीरेंद्र सिंह राजावत जी आपको ब्रीफ करेंगे। आज हम आपके साथ हमारी भावनाएं साझा कर रहे हैं ताकि हमारी जो मांगे हैं या हमारी जो भावनाएं हैं वो सरकार तक पहुँचे। 7 साल हुए ये संघर्ष चल रहा है। कई लोग जो आंदोलन में है हमारे साथ है, आज है कल नहीं है। इस स्थिति में 60 से 80 साल के बुजुर्ग किसी देश में रास्ते पे आकर 7 साल संघर्ष चलाए और कोई भी सरकार उसकी दखल ना ले, ये असंवेदनशीलता की तो पराकाष्ठा है। वैसे हमारी तकरीबन 18 मीटिंग लेबर मिनिस्टर से हुई है, उसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हुए, उसमें हमने रिपोर्टें पेश की, उसमें उनके साथ चर्चाएं की। EPFO से उनका जो डिपार्टमेंट है, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का सेक्रेटरी है और जिसके जो ये पैसों का रखरखाव देखता है, उसके पास भी हमारी मीटिंगें हुई। हमारी मीटिंग फाइनेंस मिनिस्टर से हुई, फाइनेंस सेक्रेटरी से हमारी तकरीबन 2 घंटे मीटिंग हुई। उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें 2 बार बुला के हर बार आधा घंटा हमसे चर्चा करके हमें आश्वासित किया है। उनका भी कहना है कि आपका प्रश्न जेन्युइन है और ये प्रश्न का वो हल निकलना चाहिए। अब ये जो हमारी लास्ट मीटिंग आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हुई वो हुई 5 अगस्त 2021, मतलब तकरीबन 2 साल हो रहे हैं, लेकिन अभी तक निर्णय नहीं आया है। अब हमारे लिए डिले का मायने है डेथ, क्योंकि लोग मर रहे हैं, बूढ़े लोग हैं, उनका अपना पैसा है। इन लोगों ने हर महीने अपने पैसे जमा किए हैं ताकि सरकार उनकी रखरखाव करके उसको बढ़ा के उनको बुढ़ापे में पेंशन दे। तो ये जो उन्होंने जो पैसे जमा किए हैं वो हर महीने 417, 541, अभी 1250, तो इनका अगर आप हिसाब करें तो 30 साल में इनका तकरीबन 20 लाख रुपया सरकार के पास जमा होता है। 20 लाख रुपए सरकार के पास जमा होता है। अब 20 लाख रुपए का ब्याज कितना होना चाहिए? कम से कम 15,000। और अभी इनकी परिस्थिति ये है, आपको आश्चर्य होगा जान के कि वो 20 लाख जो जमा हुए वो चले गए, वो वापस नहीं मिलेंगे, उसका कोई रिटर्न ऑफ कैपिटल नहीं, कोई रिफंड नहीं है। और जो उसके एवज में कम से कम ब्याज मिलना चाहिए, उसके एवज में पूरे हिंदुस्तान में 1,171 रुपया प्रति व्यक्ति मिलता है। तो एवरेज पेंशन पूरे हिंदुस्तान की EPS 95 में 1,171 रुपया है। मतलब मैं 20 लाख रुपए जमा करूं तो 20 लाख रुपए वापस ना मिले और मुझे उसके एवरेज में सिर्फ 1,171 रुपया मिले। तो ये इतनी क्रूरता है। पर मंथ 1,171 पर मंथ, ये पूरे इंडिया का एवरेज है।
अब इसमें किसी को 400 है, किसी को 500 है। आपने देखा होगा 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने मिनिमम पेंशन 1000 रुपये की ऐसी घोषणा की थी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि 18 लाख लोग ऐसे हैं जिनको 1000 से नीचे पेंशन है, 18 लाख। तो इन लोगों ने कैसे जीना है और किसके साथ झगड़ा करना है, कैसे झगड़ा करना है? इतनी उम्र में पैसा नहीं है, आरोग्य नहीं है, और इस हालत में ये लड़ाई चल रही है पिछले 7 साल से। तो जहाँ सरकार एक तरफ एनपीएस में अपना अनुदान 14% कर रही है, श्रमयोगी मानधन योजना की स्कीम में सरकार का अनुदान 100% है, मतलब 100 रुपया मैं दूँ तो सरकार 100 देगा। जबकि इस पर्टिकुलर स्कीम में ईपीएस 95 में सरकार का अनुदान है 1.16, और वो भी पेंशन के लिए नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे चलाने के लिए, जो ईपीएफओ के कर्मचारियों के पेमेंट है, सैलरी है, पेंशन है, उनको पूरी पेंशन मिलती है। तो ये है कि जिन्होंने पैसा जमा किया उनके पैसों पर एक ट्रस्ट बैठ गया, और वो ट्रस्ट कुछ भी नहीं कर रहा है, सरकार भी कुछ नहीं कर रही। तो हमारी ये मांग है सरकार से, आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर जब बीजेपी के प्रवक्ता हुआ करते थे मार्च 2014 में, आप YouTube पे देखिए प्रकाश जावड़ेकर ईपीएस 95 इतना टाइप कीजिए, आपके सामने उनका स्टेटमेंट आ जाएगा। मार्च 2014 में उन्होंने बोला था कि 1000 रुपये देना, तब कांग्रेस सरकार ने 1000 डिक्लेयर करने के चक्कर में थी, तो 1000 देना इन लोगों के जख्म पे नमक छिड़कने जैसा, एग्जैक्ट वर्ड्स बता रहा हूँ मैं। और उसके बाद उन्होंने कहा था अगर हमारी सरकार आती है तो हम कोशियारी कमेटी के जो निर्णय, जो रिकमेंडेशंस है, तब 2013 में वो रिकमेंडेशन थे कि 3000 और महंगाई भत्ता, उसी से हमने डिराइव करके 7500 महंगाई भत्ता हम मांग रहे हैं, उसको हम 90 दिन में लागू करेंगे। अब 90 दिन छोड़िए, 10 साल हो रहे हैं। 10 साल में हमारा जो उन्होंने वचन दिया था बीजेपी एज अ पार्टी, वो हमारा अभी तक नहीं हुआ है। हमें आशा है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है, लेकिन कब तक? जब हमारे हर दिन 200 लोग मर रहे हैं, तो ऐसे हालत में हमको वेट करना क्या उचित है? अभी हमारे पास 2-3 ही रास्ते बचे हैं, या तो हम ये सब छोड़ दें और भगवान के भरोसे मरे, या फिर हम घर में सड़ते सड़ते मरने से अच्छा है कि सड़क में आके आत्मदहन करे सामूहिक, और सरकार को बोले कि आपका देश संभालो भाई, हम बूढ़े लोगों का यहाँ कोई काम नहीं, हमें कोई गिनता ही नहीं। हमारा पैसा लेके आप खुर हो गए, हमारा पैसा हमें नहीं दे रहे, हमारे बुढ़ापे में काम नहीं आ रहा है, हमारा असल भी गया, ब्याज भी गया, तो किसकी तरफ जाए, किससे न्याय मांगे? तो हम, आप मीडिया के हमारे दोस्त हैं, आपके डिपार्टमेंट भी इसमें आता है, मैं आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि हमारी जो बात है ये सरकार तक पहुँचाइए, और सरकार को बोलिए कि भाई आपने जो भी बड़े बड़े काम किए हम मान्य करते हैं, लेकिन ये काम जो आपने करने के लिए पार्टी के तौर पे बोला था, एज अ पार्टी, एज अ रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी जो आपने बोला था, वो 10 साल में नहीं हुआ है। ये लोग मर रहे हैं, ये आपके उद्योग क्षेत्र के लोग हैं, प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, पब्लिक सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट उद्योग हो, उनके ये लोग हैं। अब इन लोगों को जिलाना मराना आपके हाथ में है, तो इनका आप देखिए, कुछ वेलफेयर अगर कर सकते हो तो, नहीं तो आपकी आप गिनतियाँ गिनाते रहेंगे और हम भी गिनते रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। कल हमारा जंतर मंतर पे 20 तारीख को अनशन है, एक दिन का लाक्षणी, पूरे देश से सैंपल के तौर पे, थोड़े प्रतिनिधित्व के तौर पे कुछ लोग आ रहे हैं, और हम वहाँ पे अपना एक दिन का अनशन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। कुछ भाई हमारे ऐसे हैं, हमारे औरंगाबाद के एक भाई ऐसे हैं कि उनको 1200 रुपये पेंशन मिलती है, पत्नी स्वर्गदार गई है, एक ही समय भोजन करते हैं। कुछ भाई ऐसे हैं कि जो बिना चप्पल के घूम रहे हैं, कि चप्पल नहीं पहनेंगे जब तक पेंशन नहीं मिलेगी। कुछ भाई ऐसे हैं कि जब तक दाढ़ी नहीं कटवाएंगे जब तक पेंशन नहीं मिलेगी। एक हमारी बेटी ऐसी है ग्वालियर की, भिंड की, मध्य प्रदेश की, आपको नाम बताते हैं कि वो बेटी ने 27/2/2021 को जब हमारा दिल्ली में आंदोलन हुआ तो संकल्प लिया था कि जब तक हमारे चाचा ताऊ को पेंशन नहीं मिलेगी तब तक मैं अपनी शादी नहीं करवाऊंगी।
उसका ऋचा राजावत नाम है, भिंड की है। और आज जो है उसकी विधवा माँ, पिताजी तो स्वर्ग में चले गए, और विधवा माँ हमें रोज़ फ़ोन करती है कि भैया कुछ कराओ, बेटू कुछ सुनती नहीं है। तो ये ऐसे लोगों से संबंधित समस्या है। और एक बार और आपको बता दें, हमें ज्ञान है इस बात का कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारा काम करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब उस दिन हम नहीं रहेंगे तो फिर क्या फायदा होगा? हमारे वो पेशेंट्स नहीं रहेंगे जो माननीय मोदी जी के कट्टर समर्थक हैं, वो आशीर्वाद देने वाले नहीं रहेंगे, क्या फायदा होगा? उसका निश्चित रूप से परिणाम 2024 के इलेक्शन में दिखाई देगा। अगर हमारी मांगे मंजूर नहीं तो इतनी बात कहते हैं, आपके माध्यम से हमारी बात माननीय प्रधानमंत्री तक पहुँचे, यही आपसे प्रार्थना करते हैं। बुल्ढाना में 1669 दिन से 1669 दिन रिकॉर्ड ब्रेक, तब से अनशन शुरू है, क्लिमेक्स अनशन शुरू है। रोज जो है 50, 60, 70 लोग, 100 लोग जो है आगे बैठते हैं, सुबह शाम से लेके। बरसात है, गर्मी है, सर्दी है, ऐसे इसमें रोज जो है रोज अनशन शुरू है जिलाधिकारी कार्यालय के सामने। एक ऐसी सरकार है, सरकार हमारी अपनी है, लेकिन हमारा इस प्रकार से जीव और दांत का संबंध रहता है, ऐसा संबंध है। तो हम आपकी बात को माननीय प्रधानमंत्री तक पहुँचाएँ और संसद के इसी सत्र में हमारा काम हो, यही प्रार्थना सबसे थी। काम बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहा है। जो कोश्यारी कमेटी के रिकमेंडेशन थे 3000 प्लस दिए, उसी को हमने 11 साल बाद का डिराइवेशन करके दिया हुआ है। 7500 महंगाई भत्ता, 2 वृद्धों को जीने लायक पेंशन मिलनी चाहिए। उसके अलावा दोनों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए अच्छे प्रति। तीसरी हमारी डिमांड है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था वो तो ये था कि अगर मैंने मेरे 15,000 रुपये पैसा भरा है बेसिक समझ के, तो मुझे उस हिसाब से पैसा मिलेगा। अगर मैंने 1 लाख पे पैसा भरना चाहूँ तो मुझे भरने देना चाहिए और उस हिसाब से पेंशन मिलनी चाहिए। बेसिकली गिव एंड टेक है, इसमें कोई ज़्यादा तिकड़मबाजी नहीं है। अगर मैं 10 रुपये दूँ तो मुझे 12 मिलनी चाहिए, 20 दूँ तो मुझे 24 मिलनी चाहिए। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ बराबर है, लगाओ। तो उसमें भी इनको अड़चन है, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लागू हो हायर पेंशन का, ये हमारी तीसरी मांग है। और चौथी मांग हमारी है कि जिन लोगों को इस स्कीम में औद्योगिक क्षेत्र के मजदूर होने के बावजूद शामिल नहीं किया गया, उन लोगों को इसमें शामिल करके उनकी सामाजिक सुरक्षितता भी तय हो। तो ये 4 मांगे लेके हम चल रहे हैं और आपके माध्यम से आज सरकार को ये बताना चाहते हैं कि भाई ये लोगों की तरफ देखो, ये बूढ़े हैं, ये मरे नहीं हैं अभी तक, वो जिंदा है। तो ये हमारी आपके सामने गुहार है और सरकार के सामने गुहार है, जो आपके द्वारा वहाँ तक हमारी बात पहुँचाना चाहिए। मेरे हस्बैंड सेंट्रल होटल, कहने के लिए 5 स्टार होटल में डिप्टी मैनेजर थे। 34 साल उन्होंने जॉब करी और उनकी मृत्यु के बाद मुझे 2900 रुपये पेंशन मिलती है। बताइए, मेरी 2 बेटी 1 बेटा, कैसे मैं उन्हें बड़ा करूं, कैसे पढ़ाऊं, क्या करूं बताइए। अब मैं कहीं चोरी डाका डाल के अपने बच्चों को सिक्योर करूं? हमारी सरकार इतने बड़े बड़े दावे करती है कि हम अपने लोगों के लिए इतना कर रहे हैं। क्या आज आप जमीनी स्तर पे आके देखिए कि लोगों की क्या हालत है। हम किसी को कहने लायक नहीं है। मैं क्या करूं बताइए? मैं इस उम्र में आके अब काम करने का क्या काम मिलेगा मुझे? इसीलिए मैं सरकार से ये कहना चाहूँगी, हम गरीबों की तरफ ध्यान दें। खाली विदेश यात्रा करने से ही हमारा सब कुछ समस्या हल नहीं होगी। हमारे घरों में आके झांकिए कि हमें क्या क्या ज़रूरतें हैं। हम आपसे ज़्यादा मांग नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ इतना दे दीजिए कि मैं अपने बच्चों के सामने सर उठा के जी सकूं। आज मेरे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं मगर मैं उनको सही से सुविधा नहीं दे पा रही हूँ जो मुझे चाहिए। अब क्या मैं अगर 4 साल 5 साल बाद मेरी उम्र कितनी रह गई है, अगर मैं भी चली गई दुनिया से तो मेरे बच्चों का क्या होगा बताइए। मैं सरकार से यही सवाल करना चाहती हूँ, तो जल्द से जल्द हमारी इस मांग को सरकार ध्यान दे।